नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और मैं आपके सामने लेकर इस बार दोबारा प्रेजेंट हूँ डेली करंट अफेयर्स सेशन। आई होप आप लोगों को अभी तक सारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आयरन डोम सिस्टम क्या है वो भी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम आगे भी बात करते रहेंगे करंट इश्यूज़ में। आज जो हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे अपने भारत के ऊपर, और भारत में भी किसके ऊपर, मुख्य रूप से इंडिया के हेल्थ सेक्टर के ऊपर, कि किस तरीके से हमारा हेल्थ सेक्टर 70 साल के इंडिपेंडेंस के बावजूद भी ग्रो नहीं कर पाया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पॉपुलेशन भी लगातार ग्रो हुई, लेकिन उसके कंपैरिजन में इंडियन हेल्थ सेक्टर उतना एडवांस नहीं हो पाया जितना कोशिश की गई थी। कि सोचा गया था कि हाँ यार 2020-21 में तो मतलब एकदम ब्लंडर ही मच जाएगा, बिल्कुल ताबड़तोड़ नंबर 1 रहेंगे हम। हेल्थ केयर पैरामीटर तो ऐसा रहेगा हमारा कि मतलब हम यूएसए तक को फेल कर देंगे। लेकिन क्या कारण रहे, सब चीज़ों पे देखेंगे। देखिए, मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ। एक थिंकर है अभी हाल फिलहाल, उनको मतलब काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं उन्होंने, युवल नोआ हरारी। उनका ये कहना था, मैं उनकी कुछ लाइनें पढ़ रहा था, उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं जनरली फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह में, तो उनके आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, तो उनमें उन्होंने एक बात लिखी कि हम जिस एज में हैं आज के टाइम पे, उस एज में सब चीज़ मैनेजेबल है। इवन अ क्राइसिस इज ऑल्सो मैनेजेबल। क्योंकि अगर आप स्पेनिश फ्लू ले लें जो 1917 में आया था, जो काफ़ी लोगों को चपेट में ले गया था, और ऐसा कुछ इतिहासकारों को कहना है कि महात्मा गांधी को भी वो स्पेनिश फ्लू हुआ था जिससे वो बच निकले थे, ऐसा कुछ का कहना है। इसकी मतलब पूरी श्योरिटी नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि नहीं, स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ था उनको, हालांकि लेकिन 1917-18 के बीच उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, राइट। तो उस वक्त जो क्राइसिस ये सब आते थे तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था, काम सारे एकदम से रुक जाते थे। लेकिन अब आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके कामों को कुछ हद तक तो होल्ड कर ही लेता है, कि चीज़ें रुक नहीं रही हैं, सारे काम मतलब हो रहे हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल पीपल आर सफरिंग, still people are dying. What is the reason behind it? And he very politely said that the biggest reason is the bad political decisions. जितने ज़्यादा बैड पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, आम जनता उतनी ही ज़्यादा मार खाएगी। तो इसी वजह से इंडियन हेल्थ सेक्टर में ये जो ग्रोथ नहीं देखी गई है, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, मिसगाइडेड पॉलिसीज, बैड पॉलिटिकल डिसीजंस, ये सारे। और आज आपको मैं एक बहुत अच्छा स्टेप दिखाऊंगा। आज सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था, नितिन गडकरी जी का बहुत ही अच्छा मतलब एक वो आया कि हम ऐसा करेंगे, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। आज का टॉपिक फॉर टुडे, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर। जीएस पेपर 2 में इसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा है मेंस के पर्सपेक्टिव से। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हेल्थ गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। तो एक बैकग्राउंड मैंने तैयार कर दिया है, फटाफट देख लेते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो है कैसा। देखिए क्या हुआ कि पेंडेमिक जब आया मार्च 2020 के आसपास में, जब हमने होली होली खूब गले मिली ना अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, तो 23 मार्च को तो लॉकडाउन हो ही गया था, और बोला गया था कि 24 घंटे का मतलब ये अगर हम एक लॉकडाउन रखें तो कोरोना वायरस 14 घंटे में मर जाता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े महानुभाव लोगों ने दिया, लेकिन वो भूल गए कि साइंस आपके स्टेटमेंट से नहीं चलती। पेंडेमिक जब आया मार्च में, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का 2020 का डेटा अभी भी आया है, 2019 का डेटा तब तक आया हुआ था, और उसमें उस डेटा में ये बात कही गई थी, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा, जो ये कह रहा था कि हमारे पास 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स हैं। कितने लोगों पे सर? 1000 लोगों पे। समझ सकते हैं आप? 1000 लोगों पे 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स है। इट मीन्स 1 लाख लोगों पे 55 बेड है सरकारी अस्पतालों में। क्राइसिस देख रहे हैं आप? ये सब कुछ 2019 का डेटा था, सब डेटा सरकार के पास है, सारा खेल ही डेटा का है। डेटा इज द न्यू ऑयल। और उसी डेटा के वजह से अभी इंसेकॉग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जमील, उन्होंने रिजाइन कर दिया, राइट। क्यों रिजाइन कर दिया? भाई लोगों को मरते हुए थोड़ी ना देखेंगे। सरकार डेटा दे नहीं रही है, पॉलिसीज बनाएंगे कैसे? साइंटिफिक तरीके से कैसे बनाएंगे? अनसाइंटिफिक बिहेवियर अपनाना है तो आप कुछ भी करते रहिए, फिर हमारी जरूरत क्या? आ रही बस समझ में? तो इसमें जो सबसे एक तो मैंने आपको पिछले चीज़ों से बता दी कि 2019 का डेटा क्या था। 2020 का डेटा भी अभी आ चुका है, वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं। 556 पेज के आसपास की पूरी रिपोर्ट है, हालांकि पूरा वेस्ट है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है उसमें खास। आगे देखते हैं। अब जो करंट ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रही है, तो भारत में काफ़ी सारे सेवरल चैलेंजेस हैं, उसमें से हम कुछ मूलभूत चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे। जो बड़ा चैलेंज अब आ रहा है कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन होता है जैसे कि ब्रेन ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज।
आपके रिसोर्सेज निकलते जा रहे हैं। तो वी एज अ ह्यूमन ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिसोर्स। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, उनका भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो भी यहाँ से छोड़ छोड़ के माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे डेवलप्ड नेशंस के अंदर में, वहाँ पे ही काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में क्या हो गया कि शॉर्टेजेस आप सुनने आए दिन देख रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी इसमें मर ही रहे हैं बेचारे, अपने मतलब पूरे एक जिंदगी की दाव लगा के वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनमें उनकी मौत हो जा रही है। 2-3 डॉक्टर तो मेरे इलाकों से, मतलब जो जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जहाँ का मैं वासी हूँ, 2-3 डॉक्टरों की मौत की खबरें तो यहाँ आ गई। उससे इतना पैंडेमिक फैला कि मैंने कुछ खुद डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि वी आर नाउ वेरी स्केयर्ड, हम अब कैसे करें, क्या करें, राइट। तो ये सारी जो शॉर्टेजेस हो रही हैं, इसका एक मुख्य कारण है ब्रेन ड्रेन ऑफ नर्सिज एंड डॉक्टर्स। तो कुछ उस पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इंडिया के पास 1.7 नर्सिज हैं पर 1000 पॉपुलेशन। 12 मई याद रखिएगा, इंटरनेशनल नर्स डे अभी होके गया है, ठीक है। तो भारत के पास कितने नर्सिज हैं? 1.7 नर्सिज, कितने पॉपुलेशन पे? 1000 पॉपुलेशन पे। एंड द डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज 1:1404, मतलब 1404 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है। मतलब एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि आपको लगभग 1500-1400 लोगों को देखना है, 1400 लोगों को देखना है। वाइल जबकि WHO के जो नॉर्म्स है वो ये कहते हैं कि आपके जो नर्सिस 1000 पॉपुलेशन पे होने चाहिए वो होने चाहिए 3, और आपके जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है वो होना चाहिए 1:1100। डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डेफिसिट है ये। The distribution of these given ratios is unevenly distributed within some regions like urban to rural regions. अब ये जो रेशियो है ये भी बिल्कुल अनइवन पैटर्न पे बटे हुए हैं कि कुछ जो अर्बन पॉकेट्स हैं, बहुत अच्छे मेट्रो इलाके, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ओहो यहाँ कमाई अच्छी होगी, इस तरीके की मतलब बातें। देखिए एक वो पैरामीटर तो रहता ही है, लेकिन अर्बन पे काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अगर ज़्यादा विकसित शहरों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वगैरह सब देखेगा, लेकिन आप वहीं दूर दराज हिंटरलैंड ऑफ इंडिया में चले जाइए, काफ़ी रूरल इलाका, तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इस वक्त 2020 तक में भी नहीं है। सबसे एक फाइन एग्जांपल है बिहार की, बात कर लेते हैं। बिहार में क्या हुआ, पिछले साल की कुछ वीडियोस आई कि पेशेंट जा रहे हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल्स में, और वो कह रहे हैं कि मुझे बुखार है, आप मुझे चेक कीजिए। अब वहाँ पे जो मतलब टीम है वो उनका नाम लिख रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए, नाम लिखा, उम्र बताइए, उम्र बताया, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस बताइए, बता दिया, ठीक है आपका हो गया, आपको कुछ नहीं है, आप घर जाइए। बस डॉक्टर देख ही नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि डॉक्टर आ नहीं रहे थे, डॉक्टर वहां पहुंच ही नहीं रहे थे हॉस्पिटल्स में, वो इतने ज्यादा स्केयर हो गए थे पिछले साल। इस वजह से नीतीश कुमार जो उस वक्त सीएम थे, उन्होंने मतलब लताड़ा उन सभी डॉक्टर्स को कि आप काम पे आइए, आप आ क्यों नहीं रहे हैं काम पे। तो डॉक्टर्स का कहना था कि भाई आप सैलरी इतनी दे ही नहीं रहे, तो किस लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें, बेटर है कि हम घर पे बैठे रहें, हम अपनी जान थोड़ी ना जोखिम में डालेंगे इतने कम पैसों के लिए। ये सारी बातें थी, ये सारे की इश्यूज थे जो इस बार फिर से अराइज हुए, शॉर्टेजेस काफी देखी गई। अब 2020 का जो HDR आया, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया, उसने भी यही सजेस्ट किया कि भारत के पास 5 हॉस्पिटल बेड्स हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पर 10,000 पॉपुलेशन। तो यहाँ तो 55 दिखा रहे हो 1 लाख पे, और यहाँ 50, तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने तो और कम दिखा दी। तो आप नेशनल प्रोफाइल डेटा को देख सकते हैं कितना गैप आ रहा है, विच इज़ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ में आता है, थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोवेस्ट है। भारत की जो आबादी है, भारत की जो जनसंख्या है और भारत की जो चीज़ें हैं, उसको देखते हुए काफ़ी कम है, और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेन ड्रेन इन हेल्थ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ रीजन फॉर द करंट शॉर्टेजेस इन नर्सिज एंड डॉक्टर्स। करंट शॉर्टेजेस यहाँ पे इन नहीं आएगा, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ऑफ आएगा। करंट शॉर्टेज ऑफ नर्सिज एंड डॉक्टर्स, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, इसे गलत टाइप है। तो करंट शॉर्टेज ऑफ नर्सिज एंड डॉक्टर्स। अब OECD के डेटा को अगर हम ले लें तो OECD का डेटा कहता है कि 69,000 जो इंडियन जो डॉक्टर्स ट्रेन किए जाते हैं वो कहाँ काम करते हैं जाके? 4 बड़े देशों में, जैसे कि UK, US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। UK, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, नो इशू, सही कर देते हैं। UK, USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया 2017 के आंकड़े हैं ये कि 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स ये वहाँ जाके काम करते हैं। देखिए हमेशा माइग्रेशन जो होगा ना, सेफेस्ट प्लेस पे होता है। माइग्रेशन का एक की इशू यही रहता है, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाएगा, और अगर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ आ रहा है तो मतलब वहाँ थ्रेट कुछ ज़्यादा है, तो सेफ जोन में भागने की कोशिश रहती है हमेशा से, ये आप ध्यान रखिएगा। अब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको पुश करते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें से इन 4 देशों में ही आप ले लीजिए तो डॉक्टर्स तो 69,000 थे, नर्सेज कितनी थी? 56,000। सेम ईयर फॉर द सेम 4 कंट्रीज। India has been the biggest exporters of healthcare workers to the developed nations, particularly GCC, Gulf Cooperation Council.
यूरोप एंड अदर स्पीकिंग कंट्रीज, जो कि दूसरे मतलब बढ़िया डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर ही इनका थोड़ा सा एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है भारत। और भारत के पास मेन बात यह है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है इनको रोकने के लिए कि कुछ सर्कुलेशन में कि आप इतने समय के लिए जाएंगे फिर वापस आएंगे, इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार के पास। विद द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक देयर हैज बीन अ ग्रेटर डिमांड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में है ही है, बाहर जो दूसरी जगह थी, जैसे पिछले साल इटली में थी, काफ़ी ज़्यादा थी, तो केरला साइड से डॉक्टर्स भेजे गए थे, राइट, या फिर गल्फ नेशंस में थे, स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस, एंड फॉर दिस द कंट्री हैव अडॉप्टेड अ माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है, जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? जो देश पहले कह रहे थे कि नहीं 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 मत आओ मत आओ मत आओ, अब वो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ यार मदद कर दो। वाई? बिकॉज दे नीड, उनको ज़रूरत है। उन्होंने सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो माइग्रेंट फ्रेंडली बना दी हैं, और बहुत ज़्यादा जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स उनको घटा दिए हैं, मानकों को घटा के आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप इधर आइए, इतना देंगे, इतना करेंगे। तो सारे पुश फैक्टर हैं जिस वजह से भारत में ब्रेन ड्रेन देखा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं यूके। यूके ने क्या किया? यूके ने 1 फ्री ईयर का वीज़ा जो था वो एक्सटेंड कर दिया एलिजिबल ओवरसीज हेल्थ वर्कर्स के। नॉट इवन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही बोला जा रहा है कि आप ही आइए, मतलब दूसरे अन्य देश जो भेज सकते हैं। एंड द डिपेंडेंट्स हुज वीजाज वर ड्यू टू एक्सपायर बिफोर अक्टूबर 2021। फ्रांस ले लीजिए, फ्रांस हैज ऑफर्ड द सिटीजनशिप टू फ्रंटलाइन इमिग्रेंट हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। हायर पे एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज आर द स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर्स फॉर दिस। समझ रहे हैं आप? तो ये सारा जो ब्रेन ड्रेन चल रहा है उसके पीछे का मेन कारण ही यही है कि हायर पे बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे इसराइल जो था, मतलब इसराइल और हमास की, मतलब हाँ इसराइल और हमास ही कह लीजिए, फिलिस्तीन तो है नहीं, हमास ही लड़ रहा है वहाँ का मिलिटेंट ग्रुप। तो अब उन्होंने जब मतलब एक रॉकेट दागा तो एक जो हमारी नर्स थी इसराइल के, मतलब उसमें काम कर रही थी, वो बेचारी उनकी मौत हो गई। तो सुनने में आया, तो वो भी एक तरीके से आप देख सकते हैं माइग्रेशन करके वो इसराइल में काम कर रही थी बतौर नर्स के तौर पर। ठीक। इसका और भी जो मतलब मेन कारण है वो है भारत का जो बजट है। 2021 में जो बजट आया, ध्यान रखिएगा, बजट आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, और इकोनॉमिक सर्वे ने खासकर बहुत पुश किया, क्योंकि हमने पिछले साल लॉकडाउन देख लिया था और भारत की इकोनॉमी याद है ना, -23.5% जीडीपी डम। ठीक। उस सब को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि भारत का जो हेल्थ केयर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अराउंड 2.5 से आप 3% के बीच में ले आओ, इस बैंडविड्थ में आप इसे ले आओ। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, जो अभी हाल फिलहाल 60% हैं, वो घट के 30% हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी सुधार ली, तो जो दूसरी तरफ जो डेथ हो रही हैं, दूसरे जो और अन्य प्रॉब्लम्स है वो इरेडिकेट हो जाएंगे, तो आपके एक्सपेंसेस जो यहाँ के बदले वहां लगने हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो 60% से 30% रिड्यूस हो जाएंगे, ऐसा कहा इकोनॉमिक सर्वे ने। ठीक। अब बजट में इस तरीके को काफी मतलब तवज्जो दी गई, बोला गया, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने काफी बोला कि हमने मतलब बजट जो है हेल्थ केयर को ही देख के लिया है और काफी ज्यादा उसे इंक्रीमेंट भी किया है। मैं आपको दिखाऊंगा उस बजट की कॉपी भी दिखाऊंगा एक्सपेंडिचर की क्या है। अब इसमें उन्होंने एक नारा दिया, मतलब उन्होंने थीम रखा, प्रिवेंशन क्यूरेटिव वेलबिंग। प्रिवेंशन क्यूरेटिव वेलबिंग, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक नई स्कीम भी अनाउंस की, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत अभियान। इस तरीके की स्कीम जो है उन्होंने वो कर दी। साथ ही साथ मतलब बोला कि हम वी आर गोइंग टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इन हेल्थ केयर। और साथ ही साथ मतलब जो ये जो प्राइसेस बढ़ जा रही हैं मेडिसिन पे, इन सब चीज़ों पे एकदम से बिल्कुल एग्जॉर्बिडेंट प्राइसेस इनकी जो राइज होती है, इस पे केप अप हम करेंगे और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम रखेंगे। वैक्सीन्स को लेके भी मतलब बात की गई कि वैक्सीन्स का भी, अगर वैक्सीन्स हो जाती हैं, तब तैयार नहीं थी, वैक्सीन्स हो जाती यानी प्रोसेस में थी, वैक्सीन्स हो जाती हैं तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल बढ़िया और इक्विटेबल तरीके से हम उसे बोलेंगे, राइट। तो ये सारी बातें जो थी उसमें की गई, लेकिन फिर भी क्या एक्सपेंडिचर बढ़ा? नहीं बढ़ा। अभी हाल फिलहाल भी अगर हम भारत की ही बजट की बात कर लें तो इंडिया इज राइट नाउ स्टैंडिंग एट 1.3 अप्रोक्सीमेटली 1.3% ऑफ इंडियन जीडीपी। और अगर ओईसीडी डेटा की बात करें तो वो अगर वो सभी चीज़ों को बोल देते थे कि हेल्थ केयर में आपने सभी चीज़ों पे टोटल जो एक्सपेंडिचर सब कुछ इंक्लूड करके, ओईसीडी डेटा वो ये कहता है कि यू आर स्पेंडिंग जस्ट 2.3%। ये ओवरऑल है, काफ़ी कुछ अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो भारत का जो शेयर है 1.3% ऑफ इंडियन जीडीपी के आसपास है, 1.25 से 1.3% के बीच में है, राइट। अब
इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार के लिए ये 4 स्टेप्स हैं जो भारत सरकार को करने चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि ये आपके डॉक्टर नर्सेज भी ना भागें, ये भी यहाँ रुक के अच्छे से काम करें। और साथ ही साथ इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, जैसे अभी झारखंड की सरकार ने किया। झारखंड की सरकार के वहाँ के एक डीसी ने, डिप्टी कलेक्टर ने, बतौर एक मतलब पत्रिका मतलब अखबार में निकाली कि जो जो मतलब आना चाहते हैं, वॉक इन इंटरव्यू है आपका और आपको हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना है, ये शिफ्ट आपकी रहेगी, इतना अमाउंट आपको मिलेगा। मिनिमम अमाउंट 10,000 तक का था, 10,000 से लेके मतलब 34,000 तक, 35,000 तक, ऐसे ऐसी थी। तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेट, एक बूस्ट मिलता है कि एक जो आम बंदा है जिसने एक सामान्य कॉलेज से नर्सिंग कर ली है, किसी ने सामान्य कॉलेज से ही मतलब एमबीबीएस, वैसे तो एमबीबीएस सामान्य कॉलेज से होता नहीं है, काफ़ी अच्छे ही कॉलेजेस होते हैं, राइट। लेकिन नर्सिंग की अगर हम बात करें तो वो मतलब अट्रैक्ट होगा और फिर वो जाके वॉक इन वगैरह, और फिर आप उसको मतलब इंगेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। साथ ही साथ क्रिएट अ पॉजिटिव इकोसिस्टम, ये वो चीज़ें जो पॉजिटिव बनाती है, विच कैन मोटिवेट द हेल्थ केयर वर्कर्स टू स्टे एंड वर्क इन इंडिया। गवर्नमेंट शुड पुश दोज पॉलिसीज विच कैन प्रमोट सर्कुलर माइग्रेशन एंड रिटर्न माइग्रेशन एंड गिव देम इंसेंटिव्स ऑन रिटर्निंग टू इंडिया ऑल्सो, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत सरकार को एक ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी सर्कुलर या रिटर्न माइग्रेशन की, और साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे, सो नहीं आएगा यहाँ पे, गिव देम इंसेंटिव्स ऑन रिटर्निंग टू इंडिया। इंडिया शुड फ्रेम पॉलिसीज लाइक ब्रेन शेयर बायलैटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ, कि आप ऐसे एकदम से नहीं कर सकते। तो कुछ और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज चैलेंज है ग्लोबल लेवल पे भी, क्योंकि अभी सभी देशों को ज़रूरत है। तो वन हेल्थ अप्रोच की तरफ तो एक तरीके से विश्व बढ़ ही रहा है, और वन हेल्थ अप्रोच पे मैंने आपके साथ एक लेक्चर कर रखा है ऑलरेडी, तो वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है बढ़िया तरीके से। तो ये सारी जो थी, ये कुछ बातें थी, सजेशंस थे, ये सजेशंस थे, ये सारे की इश्यूज थे, मुद्दे थे, ये सब जो है हमने बात कर ली है। और एक और जो बहुत बड़ा इशू रह गया है वो ये रह गया है कि भारत के अंदर कोई भी सिंगल अथॉरिटी जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। आप किसको दोष दोगे? इतने लोग मर गए, किसको दोष दिया जाए बताइए? आप वायरस को ही दोष दोगे ना, या ये बोल सकते हो कि यार लोगों की ही गलती थी, लोग लापरवाह हो गए, या नेताओं की गलती थी, नेताओं ने कुछ नहीं किया। किसको दोगे? कोई सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉट अ सिंगल अथॉरिटी इज अकाउंटेबल फॉर दिस, राइट। इसके लिए कारण क्या है? क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शंस। तो एक सिंगल अथॉरिटी बनाने की जरूरत है जो अकाउंटेबिलिटी पूरी लेगी, जो इस तरीके का मैसअप होता है इन सब चीज़ों को देखेगी। मिसगाइडेड पॉलिसीज कहीं से भी अगर कोई कर रहा है तो उसको सही करने का काम भी उसका ही होगा। एडवाइजरी पैनल, इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं, राइट। इन चीज़ों से चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और 70 साल से जो जो एक डेफिसिट बना हुआ है उसे भरा जा सकता है। एजुकेशन पे अच्छे काम किए जा सकते हैं, जो मतलब मेडिकल एजुकेशन है उनको लेके बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, राइट। ये है वो ट्रेंड है, देख लीजिएगा चार्ट, वीडियो में मैंने आपके लिए बना दिया है किस तरीके से, मतलब एक कांस्टेंट ही है, लगभग एक कांस्टेंट ही बना हुआ है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और ये हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपेंडिचर है, इसमें देख लीजिए कि एक्चुअल 2019-20 इतना था, और इन्होंने काफ़ी एलोकेट किया, जिसका सरकार ने खूब ढोल पीटा कि हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। लेकिन कई जो एनालिस्ट है उनका ये कहना था कि भैया आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस तो वन टाइम है, इसको बजट में क्यों इंक्लूड कर रहे हो, ये अगली बार थोड़ी ना आएगा। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वाटर सैनिटेशन, ये सब क्या है, ये सब क्यों इसमें इंक्लूड कर रखा है, ये हेल्थ विंग से कहाँ से रिलेटेड है? इस तरीके की काफ़ी लोगों ने मतलब बातें की, जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना था। वो मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया है कि कोई क्या कह रहा था, सरकार क्या कह रही थी। क्लियर? अच्छे से चार्ट को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, काम की है आपकी बातें, राइट। तो इस लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर को समझ के। आपको क्या लगता है, आप में से मतलब जो लोगों ने हॉस्पिटल्स में अभी गए हैं, क्या आपको लगा, कैसा आपको वहाँ पे बर्ताव देखने को मिला, किस तरीके से चीज़ें रहीं, आप ज़रूर बताइएगा मुझे, राइट। और ये वो क्लिप है गडकरी साहब जी की, जो उन्होंने बोला कि अगर वैक्सीन डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइसेस ही देखने को मिलेंगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार, 2,500 में वैक्सीन ठोक रहे हैं, राइट। तो वो तो नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वन, लेट 10 more companies be given license for vaccine manufacture, let them supply in country and later if there is surplus they may export it। यही करना ही था, अमेरिका ने यही किया भैया। 33 करोड़ का देश है, 26 करोड़ को लग चुकी है वैक्सीन उधर, पूरा कंपाइल कर दिया उसने। उसने यही किया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, याद है ना वो लेक्चर? उसने क्या किया? उसने यही तो किया कि पहले अपने कंट्री में सप्लाई कर लो और लाइसेंस दे दो बहुत सबको,
और लाइसेंस देके 20 कंपनीज, अभी लाइसेंस मतलब आपने किसको दिया है? सिर्फ एक SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक आपका बायोटेक है। बाकी तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैक्लॉइड्स हैं, बहुत सारे और कंपनीज हैं जो इन सब पे काम कर सकती है। आप उनको लाइसेंस वगैरह दीजिए और मतलब उनको बोलिए कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव को काफ़ी फुल फ्लैशली काम कीजिए अच्छे तरीके से, और 15-20 दिन में देखिए क्या रिजल्ट आता है। सरकार करने को बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अब क्या करें, सरकार वही जो सरकारती रही, क्या किया जा सकता है, राइट। आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमी के क्रैकर कॉम्बो कोर्स में, बहुत ही शानदार कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, 1 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, MBAs एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन 2020 बुक स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कुछ ऐसी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।